चलो तो नाउ इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, डिस्कस क्या करते हैं उससे पहले एक चीज सुनो, एक गड़बड़ किया है हमने। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो एग होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। उसको करेक्ट कर लेना कि ये एग के ऊपर होता है फर्टिलाइजिंग। क्या होगा? फर्टिलाइजिंग। और जो स्पर्म होता है, स्पर्म कैरी करता है क्या? एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है। तो ये इसके पास होता है। चलो, एंटी फर्टिलाइजिंग है ये, एंटी फर्टिलाइजिंग। ये क्लियर हो गया? तो इसको करेक्शन कर लेना आप लोग। नाउ इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? एक्टिवेशन ऑफ एग। अब हमारा टॉपिक आएगा क्या? एक्टिवेशन ऑफ एग एंड कॉर्टिकल रिएक्शंस। एंड कॉर्टिकल रिएक्शंस। देखो, इस चैप्टर की यही तो खास बात है ना कि सारी चीजें एकदम सीक्वेंस में चलती है ना। तो सीक्वेंस में चलने की वजह से क्या होता है, इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब अब ऑब्वियसली जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप याद आती जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये होता है ना कि हमें अलग से कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड कॉमन सेंस की बात है, पहले आप क्या पढ़ोगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आप पढ़ोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। एंड देन फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक है। फिर बाद में पढ़ेंगे पार्चुरेशन, सिंपल। चलो, अच्छा आगे देखो इधर। तो ये होता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? एक्टिवेशन ऑफ एग। सो इसमें अब क्या होने वाला है? अच्छा, आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आता है कि लाइक मैम एक एग के पास में तो ना मिलियंस ऑफ स्पर्म पहुंच जाते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक एग के साथ में एक ही स्पर्म फर्टिलाइज होता है? एक से ज्यादा स्पर्म भी तो फर्टिलाइज हो सकते हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा, एक्टिवेशन ऑफ एग। एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्टिकल रिएक्शंस के बारे में। अब देखो, एक्टिवेशन ऑफ एग का मतलब होता है जैसे ही एग जो स्पर्म जो होता है ना, वो जैसे ही एग मेम्ब्रेन को टच करेगा तो उस कंडीशन के अंदर एग मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम वोल्टेज क्रिएटिव चैनल जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ये क्या था? आपने न्यूरॉन पढ़ा था आपने 11th क्लास के अंदर, है ना। तो आप लोग क्या बोलते हो कि जो न्यूरॉन होते हैं वो न्यूरॉन्स बाहर से हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और यहाँ पे अंदर की तरफ कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और बाहर कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है। तो ऐसा न्यूरॉन के साथ नहीं होता है, हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल्स के साथ ये कंडीशन है। हमारी सारी सेल्स कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा सेल्स के बाहर कैसा होता है? सोडियम ज्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन आपको मिलेगा एग के साथ भी। तो हम लोग बोलेंगे कि जो एग होता है उसमें बाहर की तरफ चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम सोडियम आयन ना। तो अब मान लो कि ये मैं बना रही हूं यहाँ पे क्या? एग मेम्ब्रेन। दिस इज एग मेम्ब्रेन। और फिर उसके बाद ये हमने ब्लू कलर से बनाया था जोना पेल्यूसिडा। मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, टाइम पास नहीं करना आपको, ठीक है। दिस इज जोना पेल्यूसिडा। अब मैं आपको यहाँ पे चीज बताऊंगी कि यहाँ पे एक से ज्यादा स्पर्म जो होते हैं वो एग को फर्टिलाइज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे। तो दिस इज जोना पेल्यूसिडा। अब हम लोग बोलेंगे कि जो एग था वो यहां से फर्टिलाइज होते हुए जोना पेल्यूसिडा को कौन डाइजेस्ट करेगा? एक्रोसीन पढ़ाया था ना। तो यहां से डाइजेस्ट करते करते ये स्पर्म अब कहां तक पहुंच गया? ये स्पर्म अब पहुंच गया वाइटेलाइन स्पेस के अंदर। और वाइटेलाइन स्पेस के अंदर ये जाके अब टच करेगा किसको? एग मेम्ब्रेन को। तो ये मैंने स्पर्म बना दिया इस तरीके से ना, और इसका टेल मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ लाइक दिस, है ना। तो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वाइटेलाइन स्पेस, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही ये क्या करेगा? स्पर्म जो है वो एग मेम्ब्रेन को जब टच करेगा
तो जैसे ही इनका कांटेक्ट होगा तो उस केस में अब सोडियम चैनल जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे एंड सारा का सारा जो सोडियम होगा वो अंदर की तरफ एंटर होने की कोशिश करेगा। तो मतलब यहाँ पे सोडियम का एकदम फ्लड आ जाएगा। तो फ्लड हमेशा आपने देखा होगा बहुत ही फास्ट आता है ना, और इसमें फ्लड आएगा किसका, सोडियम का, और वो सारा एंटर करेगा कहाँ पे, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो इस वजह से अब नाउ हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले वो चार्ज कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था, और अंदर चार्ज कैसा था, नेगेटिव था। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे ही फर्स्ट कंडीशन है तो नाउ सोडियम फ्लड की वजह से अब ये अंदर की तरफ चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड बाहर की तरफ चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एग मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज होगी, एंड जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा तो उसके बाद ये आने वाली स्पर्म को रिपेल करेगा, रिपल्शन शुरू हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्या बोल रहे थे हम लोग, कांटेक्ट ऑफ स्पर्म विद एग मेम्ब्रेन ओपन सोडियम चैनल, और इसके बाद क्या होगा, सोडियम फ्लड या सोडियम एंटर इनटू साइटोप्लाज्म, और इसकी वजह से होगा क्या, पहले ये कैसी थी, पहले ये थी पोलराइज्ड, मतलब बाहर की तरफ चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, अंदर की तरफ चार्ज कैसा था, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। और अब यहाँ पे कंडीशन सिनेरियो चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, अब बाहर चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और सारा सोडियम आ गया अंदर, तो ये वाला चार्ज ना इधर, तो ये सोडियम चैनल के थ्रू अंदर आ जाता है। चैनल तो जानते हो ना, गेट या रास्ता। तो यहां से की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे प्रिवेंट करेगा किसको, पॉलीस्पर्मी को। अब मैं यहाँ पे पॉलीस्पर्मी को दो तरीके से पढ़ाऊंगी, एक होता है फास्ट ब्लॉक और एक होता है स्लो ब्लॉक करना ना। ये क्या होता है बताओ, फास्ट हो गया, स्लो। ऑब्वियसली मैं बात कर रही हूँ सोडियम फ्लड, तो फ्लड बहुत तेजी से आता है, सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा क्या, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्योंकि अभी हम लोग एक और पढ़ने वाले हैं, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि अब इसके बाद एक से ज्यादा हम लोग बोलेंगे कि स्पर्म जो होता है वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, फर्टिलाइज नहीं करेगा। अब दूसरा काम क्या होने वाला है, दूसरा काम यहाँ पे होने वाला है कॉर्टिकल रिएक्शंस के बारे में, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी जोना रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शंस, और एक आ जाएगा इसके अंदर क्या, जोना रिएक्शंस के बारे में। अब कॉर्टिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि शायद हमने पहले कभी पढ़ा था कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं बोलो, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। देखो मैं एक बार डायग्राम वापस यहाँ पे बना देती हूँ। दिस इज जोना पेलुसिडा, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टफ है, मुझे तो बहुत ज्यादा सिंपल लगता है ये, क्योंकि एक दो बार इसको समझ लोगे ना, फिर आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे सीक्वेंस ना। तो दिस इज जोना पेलुसिडा, और फिर इनके बीच में जो स्पेस होगा दैट इज वाइटलाइन स्पेस, और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज एग मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जो अनफर्टिलाइज कॉर्टिकल्स होते हैं, तो ये हो गए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। नाउ ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो अब जैसे ही इसको स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ये अब एग मेम्ब्रेन की तरफ भागना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब ये जहां से स्पर्म पहला वाला एंटर हुआ ना, उस जगह को छोड़कर बाकी इन जगह पे क्या होगा, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर एक मटेरियल रिलीज करेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक स्पर्म के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका स्पर्म हो गया, एंड फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से बाइंड कर देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हो गए तो हम लोग इसमें थोड़ा कम कर देते डायग्राम।
तो दीज आर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आप क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन के साथ अब फ्यूज हो जाएंगे। ये देखो आपको क्या दिख रहा है, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या हो गए, फ्यूज हो गए। और इसके अंदर जितना भी जो मटेरियल होगा, जिसको मैं बना देती हूँ रेड कलर से, तो इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर जितना भी जो मटेरियल है वो सारा का सारा अब एक्सोसाइटोसिस से कहां पे आ जाएगा, यहां बाहर आ जाएगा, कहां पे, व्हाइट लाइन स्पेस के अंदर। तो ये व्हाइट लाइन स्पेस के अंदर यहाँ पे सिक्रीट हो गया, दिख रहा है, ये वाला मटेरियल सारा यहाँ बाहर आ जाएगा व्हाइट लाइन स्पेस के अंदर। सो बेसिकली इसको इमेजिन कीजिए कि ये एक गीली सीमेंट है ना। तो इस गीली सीमेंट को आपने कहाँ फिल कर रखा है, एक पैकेट के अंदर फिल कर रखा है। और जैसे ही इस सीमेंट की बोरी को आप यहाँ पे लाके बाइंड करोगे तो ये गीला सीमेंट क्या होगा, सारा बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद यहाँ पे जो गीली सीमेंट होती है वो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही एक हार्ड लेयर बन जाएगी और इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। देखो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, नाम तो इसका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है, बट ये तो फर्टिलाइजेशन को रोक रही है। तो यहाँ पे अगर सोचो हार्ड अगर सीमेंट अगर डिपॉजिट हो गया इसके अंदर, तो यहाँ पे तो क्या होगा, क्या आप मुझे बताओ हार्ड सीमेंट को क्रॉस कर सकती हो क्या, नहीं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं वापस लिख देती हूँ क्या बताया मैंने आपको। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके बाद जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे वो क्या हो गए, रिलीज हो गए। और इनके रिलीज होने की वजह से क्या होगा, और ये रिलीज कैसे होंगे, बाय एक्सोसाइटोसिस, बाय एक्सोसाइटोसिस। और उसके बाद यहाँ पे एक बन जाएगी हार्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो आपको दिखेगा कहां पे, व्हाइट लाइन स्पेस के अंदर, इन वाइटेलाइजेशन स्पेस। और इस हार्ड स्पेस की मतलब हार्ड मेम्ब्रेन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक से ज्यादा स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होगा। तो इसको तो हमने बोला था फास्ट ब्लॉक, बट इसको बोला जाएगा स्लो ब्लॉक, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस जो होता है इस डीपोलराइजेशन की कंपैरेटिवली स्लो होता है। तो दिस इज स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो ये भी यहाँ पे क्या करेगा, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगा। तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको दो मैकेनिज्म यहाँ पे समझा दिए, ठीक है। और इसके साथ ही लास्ट हो जाएगा यहाँ पे ज़ोना पेलुसिडा, ज़ोना पेलुसिडा बिकम हार्ड। तो ये मेम्ब्रेन भी कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ज़ोना रिएक्शंस बिकम हार्ड। और इसका नाम क्या होगा, दिस इज ज़ोना रिएक्शन। तो अल्टीमेटली ज़ोना रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शंस और डीपोलराइजेशन, ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, अब एक से ज्यादा स्पर्म जो होते हैं अब एंटर नहीं हो पाएंगे। इतना क्लियर हो गया, चलो। और उसके बाद स्पर्म के अंदर जितना भी जो उसका मटेरियल होगा, एंटायर स्पर्म जो होता है वो अब एंटर हो जाएगा कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। पर मुझे एक चीज बताओ, क्या डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि अभी एग तो बना ही नहीं। अभी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी oocyte है। पहले सेकेंडरी oocyte को एग में तो कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, एंट्री ऑफ स्पर्म हो जाएगा, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। और यहाँ पे ये जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म यहाँ पे रिलीज करेगा क्या, स्पर्म रिलीज करेगा फर्टिलिन। देखो पहले जो मैंने पढ़ाया था ना, दैट इज फर्टिलाइजिंग। अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, दिस इज फर्टिलिन।
दोनों नाम आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे ना। हाँ, तो वो फर्टिलाइजिंग था बट ये फर्टिलिन है। और ये फर्टिलिन करता क्या है, इसके अंदर मियोसिस 2 जो अरेस्टेड था वो मियोसिस 2 ये क्या करवा देगा, कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, इसके कंप्लीशन को ये इंड्यूस करेगा। सो बेसिकली कैसे, क्योंकि हमने देखा था कि जो मियोसिस होता है ना, सेकेंडरी oocyte जो था वो मियोसिस 2 में अरेस्टेड था। और मियोसिस 2 में कहां पे, मेटाफेज 2 के अंदर, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होता है एक मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डीजनरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा डीजनरेट। और यहाँ पे अब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्टिवेट। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये कौन करवाएगा, फर्टिलिन। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ, दिस इज मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स कर क्या रहा था, सेकेंडरी oocyte को मेटाफेज के अंदर अरेस्ट करके रखा था उसने। मेटाफेज 2 में क्या कर रखा था, अरेस्ट करके रखा था। और एनाफेज लाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेटाफेज से एनाफेज के अंदर लाने के लिए आपको यहाँ पे मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को तो डीजनरेट करना होगा। और यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा एनाफेज को प्रमोट करने वाला कॉम्प्लेक्स, इसको आपको करना पड़ेगा एक्टिवेट। तो ये दोनों काम कौन करवाएगा, ये काम करवाएगा फर्टिलिन। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, जो oocyte होती है वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगी। समझ आ गया पॉइंट। चलो अब इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में। चलो लेट्स सी। तो अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन, लास्ट टॉपिक। चलो तो अब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा बोलो। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेकेंडरी oocyte है अब क्या करेगा, अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। पहले देखो स्पर्म का क्या हो गया, एंट्री हो गया। और उसके बाद सेकेंडरी oocyte ने क्या किया, मियोसिस 2 कंप्लीट कर लिया। बट मियोसिस 2 भी कैसा होगा, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो अनइक्वल होने की वजह से एक इसमें बनेगा एग सेल। तो अब ये बन गया फाइनली एग सेल। और एक छोटा यहां से बन जाएगा क्या, पोलर बॉडी। तो ये बन गई सेकेंड पोलर बॉडी। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो एग सेल है ना, इस एग सेल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बोलो, इस एग सेल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है 2 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस स्पर्म का होगा और एक न्यूक्लियस यहाँ पे एग सेल का होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोन्यूक्लियाई। दिस इज मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड दिस इज फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस फ्यूजन। एंड न्यूक्लियस फ्यूजन को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एम्फीमिक्सिस। एम्फी मीन्स बोथ न्यूक्लियस फ्यूज हो गए और फिर फाइनली यहां से बन जाएगा ये 2n ज़ाइगोट। ये क्या बन गया यहाँ पे, 2n ज़ाइगोट। बट एक चीज सुनना ध्यान से, अभी मैं बोल रही हूँ कि ये दोनों फ्यूज कब होंगे, जब इन दोनों के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी। एंड जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी तो क्रोमोसोम कहां पे आ गए, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। अब हो सकता है ना कि ये 46 क्रोमोसोम, 23 इसके और 23 इसके, ये सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हो जाएंगे। बट ये काम होने से पहले ही अब यहाँ पे बन जाएगा स्पिंडल फाइबर। और जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे कहाँ पे अटैच्ड हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर के अंदर। और फिर जाइगोट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन। एंड फर्स्ट डिवीजन के बाद ये जाइगोट जो होगा वो आ जाएगा कितना, 2 सेल्ड स्टेज के अंदर आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये जाइगोट वाली जो कंडीशन है ना, ये बहुत ही टेम्पररी कंडीशन होती है। कौन समझ आता है, ये बहुत ही कैसा होगा, टेम्पररी कंडीशन होगा। मतलब वो इमीडिएटली शो करेगा क्या, डिवीजन। चलो तो ये इसका
अंदर मैं बना देती हूँ ऐसे। तो फाइनली ये बन गया 2n जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फर्टिलाइजेशन, या फिर बोलेंगे एम्फीमिक्सिस, या फिर इसको बोला जाएगा क्या? सिनगैमी। सिन मतलब बोथ एंड गैमी मतलब गैमेट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। टॉपिक कौन सा? फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो वो तो प्लीज आपको सबको पता ही होगा सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि मेल है, उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 22 प्लस XY होते हैं। ठीक है, और ये जो फीमेल है, फीमेल के अंदर कितने होते हैं? 22 पेयर प्लस XX होता है। तो जब इसके अंदर एग बनेगा तो एग के पास क्रोमोसोम कितने होंगे? 22 प्लस X, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्पर्म दो तरह के बनेंगे, एक जिसके पास X क्रोमोसोम होगा और एक जिसके पास Y क्रोमोसोम होगा। तो अगर ये X वाला इसके साथ फर्टिलाइज होता है तो ये तो बन जाएगी डॉटर, और अगर Y वाला फर्टिलाइज होता है तो ये बन जाएगा सन। तो यहां से बनेगा सन और यहां से बनेगी डॉटर। तो हमारी जो एंसेस्टर टाइम से क्या चलता आ रहा है कि पहली बात तो हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि लड़का जो होता है वो वंश को चलाता है, तो लड़की नहीं प्रेफर की जाती है, यहाँ पे लड़की को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब लड़का मस्ट आपके वंश को चलाने के लिए। ठीक है, और ये वंश तो कांग्रेस ने भी चलाया था, क्या मिला? राहुल गांधी। ठीक है तो वंश से कोई मतलब नहीं है। खैर, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, कि जब लड़की पैदा होती है तो उसमें हमेशा मदर को ब्लेम किया जाता है। तो टेक्निकली मदर को तो साइंटिफिकली ब्लेम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मदर तो बहुत सिंपल है बेटा। मदर सिर्फ क्या करती है? एक्स प्रोड्यूस कर रही है। जो एग प्रोड्यूस कर रही है ना, जिसके पास ओनली एक्स क्रोमोसोम है। प्रॉब्लम तो पापा में है बेटा। आप दो तरह के स्पर्म बना ही क्यों रहे हो? आप सिर्फ वाई वाले स्पर्म बनाओ ना, जिससे सिर्फ लड़की पैदा हो। बट क्या है, अब इसमें ना तो हम फादर को ब्लेम कर सकते हैं ना मदर को, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पर्म जो बनते हैं वो मिलियंस में बनते हैं, और उसमें मिलियंस में हाफ ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो एक्स वाले होते हैं और हाफ ऑफ स्पर्म कैसे होते हैं? वाई वाले। अब उसमें से जाके बेटा कौन सा स्पर्म हिट करेगा वो ना चीज पापा को पता है, वो ना चीज मम्मी को पता है। तो यहाँ पे किसी को ब्लेम करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपनी सोच चेंज करने का जरूरी है कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंसान होना ज्यादा जरूरी है। चलो, तो ये हो गई बहुत बड़ी बड़ी बातें। अच्छा, एक लास्ट चीज, मैंने आपको कल की क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पढ़ाया था ना, उसमें एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, एंड मैं सीरियसली बताऊं, थैंक्स टू कि वो बच्चा जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर बच्चे तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि मैडम जैसे मेनोपॉज अगर हो गया तो मेनोपॉज के बाद में क्या GnRH सिक्रीट होगा या नहीं होगा। एक्चुअली इससे प्रूव हुआ था कि उसने स्टडी मटेरियल पढ़ा था और वो लाइन उसको नहीं समझ आई थी, तो ये चीजें क्लियर हो जाती है ना। खैर, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि मेनोपॉज के बाद भी हाइपोथैलेमस जो है वो कंटिन्यूअसली पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा, तो GnRH का लेवल ज्यादा होगा और वो क्या करेगा, फिर FSH और LH भी रिलीज करेगा। तो ब्लड के अंदर FSH और LH का लेवल भी काफी पीक पे होगा, बट ओवरी कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। क्या बोला मैंने? ओवरी इन हॉर्मोन्स के रिस्पेक्ट में कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो जस्ट एक तरह की डेड बॉडी है। अब चाहे उसको कितना भी किक मारो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो मेनोपॉज के बाद GnRH आपको पीक पे मिलेगा और FSH और LH का लेवल भी आपको हाई मिलेगा, बट ओवरी कोई भी रेस्पॉन्ड जनरेट नहीं करेगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।